नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। शाम के 7 बज गए हैं और 5 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है लेकिन मौसम से नहीं, जंग के डर से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर है। इजराइल पर हल पर एक खतरा मंडरा रहा है, हर दिशा में नजर रखे हुए है। उसका कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब दोगुना होगा। ईरान अपने हक की बात कर रहा है लेकिन उसकी तैयारी किसी जंग से कम नहीं है। कहते हैं हम डरते नहीं, हम टकराने को तैयार हैं। और अमेरिका सुपर पावर लेकिन शांत नहीं। उसके जो विचार हैं वो लगातार बदल रहे हैं। उसके जहाज खाड़ी में है, फाइटर जेट तैनात हैं और बयान साफ है, अगर हमारे दोस्त पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण दिखाएंगे। आज की पहली खबर क्या है ये आपको बताते हैं। आज की पहली खबर है ट्रंप का डबल गेम। पीसीआर से कहूंगा एक बार ग्राफिक्स रखें। ट्रंप का डबल गेम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 35 मिनट फोन पर चर्चा के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसे ईरान इजराइल युद्ध के संदर्भ में पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब दूसरी खबर में आप विश्लेषण करेंगे जहां 57 मुस्लिम देश जो कि ईरान के साथ। तीसरी खबर आपको बताएंगे कि हमारी है कि खामनेई का हाल ही में क्या सद्दाम जैसा हाल होगा। चौथी खबर में हम विश्लेषण करेंगे ईरान और इजराइल में हथियारों के मामले कौन ज्यादा ताकतवर है। पांचवी खबर आपको बताएंगे। आखिरी और पांचवी खबर में हम विश्लेषण करेंगे ट्रंप का मिशन नोबल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पहली खबर पर लेके चलते हैं, ट्रंप का डबल गेम। क्या गेम खेल रहे हैं ट्रंप, आपको बताते हैं। वो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और असर होता है पूरी दुनिया पर। जी हां, ट्रंप का डबल गेम आपको बता रहे हैं। नाम है डोनाल्ड ट्रंप और आज कहानी है डबल गेम की, जिसमें मोरे हैं ईरान और इजराइल। कभी ट्रंप बनते हैं शांति के मसीहा, अब्राहम अकॉर्ड से लेकर इजराइल की पीठ थपथपाना, और अगले ही पल ईरान पर पाबंदियों की बौछार। हालात फिर गर्म है। ईरान बोला है बदला लेंगे, इजराइल भी बोला है पहले मारेंगे, और ट्रंप फिर से मैदान में है। क्या ट्रंप ने जानबूझकर दुनिया को बनाया अपना सियासी मैदान? क्या यह ईरान इजराइल की लड़ाई नहीं बल्कि ट्रंप का ट्रैप है? शांति का मसीहा है या जंग का बिजनेस पार्टनर? यह ट्रंप है, समझना आसान है। आगे बढ़ते हैं। घातक हमलों के बाद एक बड़ी मुलाकात हुई है वॉशिंगटन में। दरवाजे बंद थे लेकिन बात खुलकर हुई। बेंजामिन नेतन्याहू सीधे पहुंचे अमेरिका और ट्रंप की टीम से वॉर मीटिंग कर डाली। साथ थे इजरायली सेना के चीफ, रक्षा मंत्री और रणनीति मंत्री, और सामने थी ट्रंप की सबसे भरोसेमंद टीम, डिफेंस से लेकर व्हाइट हाउस के टॉप लोग। अमेरिका अब सोच रहा है क्या इजराइल के साथ मिलकर ईरान को जवाब दिया जाए या फिर बने रहे दर्शक। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है 2 हफ्तों में फैसला आएगा, यानी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक रणनीति तैयार हो रही है और जंग की गूंज सुनाई देने लगी है। सवाल है क्या ट्रंप फिर से दुनिया को युद्ध में झोंकेंगे? मुकाबला कूटनीति का नहीं, अब सीधे फौज का हो सकता है। नेतन्याहू मिल चुके हैं, ट्रंप की सोच में है और ईरान देख रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात हुई है उसके मायने क्या है। नेतन्याहू की ट्रंप टीम से सीक्रेट मीटिंग हुई है। बैठक में कौन शामिल था यह हम आपको बता रहे हैं। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के आईडीएफ चीफ इयान जमीर, इजराइल रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स, इजराइल सामरिक मंत्री रॉन डमर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेस, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और अमेरिकी ट्रंप की टॉप सुरक्षा टीम जो थी वो वहां पर मौजूद थी। नेतन्याहू की ट्रंप टीम से सीक्रेट मीटिंग हुई है। बैठक में कौन कौन शामिल था यह हमने आपको बताया। और ये एक बड़ी बात है कि बीच युद्ध में नेतन्याहू फ्लाई करके जाते हैं अमेरिका में, तो आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल थी इजरायली पीएम नेतन्याहू की कि वहां से गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के आईडीएफ चीफ इयान जमीर, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स, इजराइल सामरिक मंत्री रॉन डमर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेस, अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगेस्थे, अमेरिका के ट्रंप की टॉप सुरक्षा टीम शामिल थी।
क्यों हुई ये सीक्रेट मीटिंग, ये आपको बताते हैं। ईरान के घातक हमलों के बाद रणनीति तय करनी थी। इजराइल को चाहिए अमेरिका का खुला समर्थन। ट्रंप की 2024 की रणनीति में इजराइल एक अहम मुद्दा है। ट्रंप का मकसद क्या है, ये हम आपको बताते हैं। चुनाव से पहले मजबूत विदेश नीति दिखाना, इजराइल के साथ खड़े होने का सियासी संदेश देना, अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना। क्या बदलेगी इस मीटिंग से कुछ चाल? अमेरिका क्या करेगा? खुला समर्थन। ट्रंप लेंगे क्या बड़ा फैसला या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या वो गेम खेल रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या इजराइल इस युद्ध में हार भी सकता है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है ये सवाल, ये आपको बताते हैं। ईरान के घातक हमले, कई मोर्चों पर तनाव, वैश्विक समर्थन पर संशय है। इजराइल अकेले लड़ रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं। एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई है। हमले में 3 कमांडर भी मारे गए हैं। ईरान में 13 जून से अब तक 667 और इजराइल में 24 की मौत हुई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ रंजन मुखर्जी, वेटरन एयर कमोडोर हैं, रिटायर्ड, वो हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ सतीश मेहता, फॉर्मर डिप्लोमेट, भी हमसे जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज इंडिया पर। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही सर? जी ठीक है। रंजन सर, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं? क्या इजराइल को ट्रंप ने फंसा दिया है? मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल रंजन सर। हाँ, नमस्कार जी। हमको इस सवाल का जवाब में एक प्रश्न और आता है कि ये युद्ध क्यों है? वाई इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल? देखिए, इसके 2 पहल है। एक तो ईरानी जो परमाणु परियोजना है उसको रोकना एक मकसद है इजराइल का। ठीक है। और सीरियाई गृहयुद्ध के कारण टकराव और संघर्ष और बढ़ा है। अक्टूबर 23 में ईरान द्वारा मदद किया गया पैसे द्वारा, बाकी चीजों द्वारा जो हमास का एक्शन हुआ इजराइल के खिलाफ, वो एक बड़ा मुद्दा है। और ईरान इजराइल को आपस में ये लोग खतरा मानते। एक जमाना था 1979 के पहले, जब ईरान इराक का वार हुआ था, तब इजराइल ईरान के फेवर में जरूर था, बट 79 से इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं है। नाउ यहां पे आता है अमेरिका और ट्रंप का, जो आपने कहा कि उनका क्या होगा। अमेरिका किसी हद तक जा सकता है ईरान में परमाणु अस्त्र बनाने का कोई भी वो जो प्रोग्राम है उसके खिलाफ। तो उस हिसाब से ट्रंप इजराइल एक पन्ने पे है ईरान के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा मुद्दा ये आता है कि रशिया ने चेतावनी दी है कि मानविक और बाकी जो जन कल्याण के लिए जो परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए, वो न्यूक्लियर चीजों पे रशियन साइंटिस्ट भी वहां काम कर रहे हैं, तो वहां पे उन लोगों को क्षति ना पहुंचाए। और अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि वो कोई परमाणु हथियार बना रहा है। अगर शांतिपूर्वक वो इस्तेमाल कर रहा है जन कल्याण के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाकी चीजों के लिए, उस पर कोई हर्जा नहीं है, वो किसी देश कोई भी कर सकता है। लेकिन ये एक खतरा है। अमेरिका कहता है कि उनके पास प्रमाण है कि ये परमाणु हथियार बना रहे हैं और बना सकते हैं कभी भी। वो इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए एकदम नामंजूर है। इसके लिए ये एक प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है। और ईरान बड़ा खिलाफत करता है। गाजा में जो नरसंहार इजराइल लगातार कर रहा है,
वो मानवीय तरीके से वो भी सटीक एक बार नहीं। सतीश सर को भी जोड़ें। सतीश सर, फॉर्मर डिप्लोमेट। सतीश मेहता सर, ये किस तरफ जा रहा है? क्योंकि युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, पहला। दूसरा, क्या जो आग ट्रंप ने डाली है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ट्रंप खुद उतरेंगे, यानी अमेरिका उतरेगा, या फिर ट्रंप ही वो व्यक्ति होंगे जो इस युद्ध को रोक पाएंगे? देखिए, ऐसा है, रोक पाना तो राष्ट्रपति ट्रंप की क्षमता के अंदर है, क्योंकि इजराइल की जो सैन्य शक्ति है बहुत मजबूत है, लेकिन इतनी मजबूत और इतनी लंबे अरसे तक लड़ाई करने की क्षमता उनमें नहीं है, बिना जब तक उनको अमेरिका का साथ नहीं मिले। और ये बड़ा क्लियर है। इश्यू जब यह 2-3 है, पहले छोटे इशू ले लेते हैं। छोटे मीन्स इमीडिएट इस मुद्दे पे जो है, ट्रंप इलेक्शन इस मुद्दे में जीते थे कि अमेरिका झूठ फूट की लड़ाई में फंस जाता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो या लीबिया हो। उनका था कि मैं लड़ाई बंद कराऊंगा, ये लड़ाई कोई फायदा नहीं। रूस यूक्रेन की लड़ाई रोक नहीं पाएगा, गाजा में लड़ाई रोक नहीं पाएगा, और अब ये नई लड़ाई शुरू हो गई जिसमें उनको भय है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिसको मागा का जो सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग, वो नहीं चाहते अमेरिका बेकार के विदेशों के युद्ध में जाके अपनी क्षमताओं को या अपने आर्थिक तंत्र को इस्तेमाल करें। तो ये एक वजह है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि मैं अपने सपोर्टर्स के खिलाफ जा रहा हूं, ये उनके जहन में है। दूसरा मुद्दा जो लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, आप देखिए एक एक करके जो रशिया या चाइना एंड रशिया के सपोर्टर्स थे इस इलाके में, सीरिया, हमास, हिजबुल्लाह, वो तो वहां से तो हट गए तकरीबन, उनकी क्षमता बहुत कम हो गई। अगला बचता है ईरान, तो बहुत बड़ा मुल्क है, चीन के साथ बहुत बड़ा $500 बिलियन का एग्रीमेंट किया था ऑयल सप्लाई वगैरह का, एक बड़ा लार्ज बहुत बड़ा मुल्क भी है, और मिडिल ईस्ट में और उसमें उनकी बहुत अहमियत भी है। लेकिन वो रशिया और चाइना के सपोर्टर, अब वो भी निकल जाएगा अगर, तो जो लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पिक्चर जो देख रहे हैं अमेरिका, उसमें चीन और रशिया का एक बड़ा सपोर्ट बाहर निकल जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रयास ये भी है कि रशिया को भी चीन से अलग करते। वो तो पब्लिक इलेक्शन के पहले 2-3 बार अपनी मीटिंग में कह भी चुके। तो ये लार्जर पिक्चर है। मेरे को जो 2 हफ्ते का टाइम दिया है, आई थिंक इसीलिए दिया है कि किसी तरह से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो उन्होंने एक राउंड वार्तालाप की है ईरान के साथ, कोई समाधान निकाल ले, और जब तक कोई समाधान निकले आगे इस मुद्दे को खत्म करने का या शांति लाने का, तब तक इजराइल जितना डैमेज कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को, वो इजराइल करेगा। ये प्लान दिख रहा है। ठीक है, आता हूं आपके पास सर। एक बार रंजन सर के पास चलते हैं। रंजन सर, ये बार बार जो बातें उठ रही हैं कि ईरान के साथ, आप देखिए मुस्लिम कंट्रीज, एक बार आपको खबर बताए थे, तब आता हूं सर आपके पास। इजराइल का गाजा में हमला अब भी जारी है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ युद्ध ने मिडिल ईस्ट को तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर के इस्लामिक देश एक बेहद अहम मीटिंग करने वाले हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के 57 सदस्य देशों के विदेश मंत्री तुर्की के इस्तांबुल में मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में इजराइल को लेकर एकजुट विरोध दर्ज किया जाएगा। मीटिंग में ईरानी विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान खुद उद्घाटन भाषण देंगे और विदेश मंत्री हाकान फिदान संगठन की अध्यक्षता संभालेंगे। इस 2 दिवसीय बैठक में 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पर्यवेक्षक देश के अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार फोकस इजराइल की सैन्य कार्रवाई, गाजा में तबाही और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता पर रहेगी। तुर्की ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता फिलिस्तीनी मुद्दा रहेगा। हाकान फिदान इसे क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ बताते हुए 2 स्टेट समाधान की बात को दोहराएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में एक विशेष सत्र इजराइल की ओर से ईरान की
न्यूक्लियर साइट्स पर हमले पर केंद्रित रहेगा। इसमें लेबनान, सीरिया, यमन तक फैली इजराइल की क्षेत्रीय सैन्य ऑपरेशनों को लेकर चेतावनी दी जाएगी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बैठक से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया है। डार ने कहा है कि वो गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करेंगे और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों की बात भी उठाएंगे। साथ ही भारत से शांति की अपील और क्षेत्रीय स्थिरता की बात भी रखेंगे। उनके एजेंडे में होगी, हालांकि पड़ोसी ईरान पर लगातार इजराइल के हमले पर वो क्या करेंगे इस बारे में अब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, यमन, अफ्रीका, अल्जीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कोमरोस, जिबूती, मिस्र, गोबान, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, आइवरी कोस्ट, लीबिया, माली, मार्टिनिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, ट्यूनिसिया, युगांडा, यूरोप अमेरिका, अल्बानिया, गयाना, सुरिनाम। ये 57 देश ऐसे हैं जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से खड़े हुए हैं ईरान के साथ। वापस चलेंगे रंजन सर के पास। रंजन सर, मैं क्योंकि आ रहा था, मैंने कहा एक बार पहले दर्शकों को एक बार खबर बता दें। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखिए जो डेवलपमेंट है पिछले 5-7 दिन का, मुस्लिम कंट्री एकजुट हुए हैं ईरान के लिए। करेक्ट। रंजन सर, आवाज मिली आपको मेरी? जी जी, मैं कह रहा हूं मुस्लिम कंट्रीज अब एकजुट हो रहे हैं, और देखिए ओआईसी की बैठक भी है। जी हाँ, वो तो है, वो तो दिख रहा है, लेकिन मेरा इसमें एक दूसरा नजरिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, वो जियोपॉलिटिक्स बहुत जटिल एक विषय है और आसान नहीं है। और यहाँ पे आज का मित्र कल का शत्रु, कल का शत्रु आज का मित्र हो सकता है। और ये सब अपने अपने घर को संभालने में लगे रहते हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से एर्डोगन का एक अलग नजरिया है। वो बहुत पुराना एक चीज, एंड ही वांट्स टू बिकम द होल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि वो नाकाम रहा है। वो लास्ट 2 डिकेड से ट्राई कर रहा है इस चीज को। मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस और इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूंगा। और सो फार एज वी आर कंसर्न, भारत को गुट निरपेक्ष रहना चाहिए। और 1992 में देखिए, हम लोग ने इंडिया मिशन तेल अवीव में चालू किया। उसके पहले हमारा उनके साथ कुछ नहीं था। और हमारा जो डॉक्ट्रिन हमेशा रहा है, लीव एंड लेट लीव, वो वाला हमको मान के चलना चाहिए और पीस का पहल एक करना चाहिए। बट ये जो वाईसी वाला चीज है और अमेरिका का जो ये रवैया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वाईसी को अमेरिका भी नहीं देता है, ना तवज्जो इजराइल ज्यादा देगा। और उसमें भी बहुत सारे गुट होंगे। जैसे मान लीजिए, एक आज मैं न्यूज देख रहा था कि कतार में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस, वहां से काफी चीजें अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में हटाया है। बहुत सारे वेपन्स एंड उनके जो चीज थे। तो लेकिन ये सब एक इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल इकोलॉजिकल एक बैलेंस के तहत ये चलता है इकोसिस्टम में। और उसको हमको उसी क्लोज इसमें देखना चाहिए। बहुत बड़ा कुछ फैलेगा नहीं इससे। ठीक है, यही सवाल सतीश जी। सतीश जी, अगर अमेरिका खड़ा हुआ है आकर इजराइल के साथ, हालांकि अभी डबल गेम चल रहा है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज एकजुट हो रहे हैं, ओआईसी की बैठक है, समर्थन दे रहे हैं सीधे सीधे ईरान को, और कह रहे हैं कि नहीं साहब, इजराइल ने गलत किया। इसके मायने क्या है? देखिए, ऐसा है, हिम्मत है, देशभक्ति है, ईमानदारी है, बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। ठीक है ना? तो बयानबाजी जितनी कर ले ओआईसी कंट्रीज, उसके बाद क्या कोई एक्शन लेंगे वो लोग, उस पर वो कोई भी एक सहमत नहीं होगा। शायद आपको उसका ज्यादा याद नहीं होगा, लेकिन ये जो भी मुद्दा क्या है, मुद्दा था
एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, जिसको कह दिए सिंपल भाषा में ईरान न्यूक्लियर डील। और उसमें P5 थे, जर्मनी था, EU था और ईरान थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब 2017 में उन्होंने कहा था कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, और क्योंकि ये एडिक्वेट नहीं है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में। ईरान का कोई भी पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, इराक हो, कोई नहीं चाहता है, इजिप्ट हो और टर्की, कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, कोई नहीं चाहता है। जितनी बात वो OIC में कर लें, वो हमले के खिलाफ बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए या न्यूक्लियर वेपन हासिल कर ले। और इसके पीछे भी और सऊदी अरेबिया का हाथ था प्रेसिडेंट ट्रंप को इस रास्ते में जाने में कि उसको आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बनने दें। और अमेरिका उस 2015 के एग्रीमेंट से, जो एग्रीमेंट किया था, उससे बाहर निकल गए प्रेसिडेंट ट्रंप के फर्स्ट राजदूत 2018। उसके पीछे कुछ अरब स्टेट्स का भी रोल था इसके अंदर। तो जो ऊपर से आपको दिख रहा है कैसे विकेट हो जाए, जरूर सब कंडेम करें। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ईरान और इजराइल की ताकत क्या है, हथियार कौन कौन से हैं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आ रही है, उसी से शुरुआत करते हैं। इजराइल युद्ध पर बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनी ने 3 उत्तराधिकारी चुन लिए हैं। उत्तराधिकारियों की रेस में खामनेई के बेटे का नाम नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंकर में छिपे होने की आशंका है, लेकिन उसके बाद भी 3 नए उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। एक छोटा सा कमेंट सतीश मेहता सर आपका, इस वक्त पर जब वॉर चल रहा है, उस वक्त आप उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, इसका मायने क्या है? फिर से बताइए, आपका आवाज साफ नहीं। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? सर, युद्ध के बीच में खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारियों की घोषणा करी है, क्यों? तो बहरहाल देखिए, बड़ा क्लियर है, इजराइल ने तो ऐलान किया है कि वो कोई भी ईरान का लीडर जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है उनके अटैक से। तो और अगर कुछ हो जाता है तो फिर कम से कम लाइन ऑफ सक्सेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ताकि भी जुड़ा रहे। ये ईरान का बेहतर रहेगा, और इसी तरफ को शायद उन्होंने ऐलान किया होगा। ठीक है रंजन सर, आपसे बेटे का नाम वारिस के रूप में उत्तराधिकारी के नाम के रूप में घोषित नहीं किया है खामनेई ने। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, आते हैं सर आपके पास। अब आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल की ताकत क्या है, दोनों देश कितने ताकतवर हैं, क्या क्या है उनके पास। इजराइल ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान जहां अपनी मिसाइलों की ताकत से इतरा रहा है, वहीं इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एयर अटैक के दम पर खुद को ताकतवर समझता है। आंकड़ों में देखें तो ग्लोबल फायर पावर बताता है कि मिलिट्री रैंकिंग में ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। हालांकि इजराइल अपने आधुनिक हथियारों के दम पर मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी ताकत के रूप में दखल रखता है। ईरान के पास 3000 से अधिक मिसाइलें हैं। वर्तमान में युद्ध जमीन पर आमने सामने नहीं होता है, अधिकतर देश मिसाइल व ड्रोन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, इसलिए मिसाइल पावर और एयर डिफेंस सिस्टम इन दिनों बड़ी डिमांड बन गए। ईरान की बात करें तो उसके पास मिसाइलों को बड़ा जखीरा है, इसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार की मिसाइलें हैं। ईरान की शाबाद 3 मिसाइल की 2000 किलोमीटर रेंज है, वहीं फतेह 110 की 300 किलोमीटर रेंज है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखा जाता है, जिसकी स्पीड 5 मैक है। इसके अलावा खाइबर शॉकऑन और 1450 किलोमीटर रेंज है। ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने तेल अवीव पर 150 से अधिक मिसाइलें दागी हैं, इनमें से कई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका भी है। इसके बावजूद दर्जनों मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंची। ईरान के मुकाबले इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। उनका आयरन डोम एयर डिफेंस हमेशा से चर्चा में रहा है। हमास
एरियल अटैक को इजराइल के आयरन डोम ने काफी हद तक जमीन पर आने से रोक दिया है। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर से इजराइल आसमान से होने वाले हमलों से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है, एरो 2 व एरो 3 लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, जबकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर माना जाता है, जिसे इजराइल ने ड्रोन हमलों से तबाह भी कर दिया। ईरान के पास बाबर 373, खोरदाद 15, तलश 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाबर 373 रूस के S-300 का घरेलू वर्जन भी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ईरान के प्रमुख हथियार क्या है। जी हां, ईरान के प्रमुख हथियार क्या है। पहला है शहीद 136 और शहीद 129 ड्रोन है। फतेह 110 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल है। खून शहर मिसाइल शोहाब 3 है, 1300 है, 1300 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल। जुल्फाकार और दलफाज मिसाइलें, कत्यूशा टाइप रॉकेट्स हैं, MLSR सिस्टम्स हैं। इजराइल के प्रमुख हथियार जो हैं वो आपको बताते हैं। F-351 अडिर, F-15 और F-16 है। आयरन डोम सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, एरो 2 और एरो 3 है। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, डेलिया क्रूज मिसाइल है, स्पाइस 250 और 1000 बम है। हारोप जो कि सुसाइडल ड्रोन माना जाता है वो भी उसके पास मौजूद है। ये तुलना हमने करी है दोनों के। वापस चलते अपने पैनल पर। रंजन सर, ये एक छोटा सा कंपैरिजन हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हथियार का जगीरा किस तरफ कितना है। रंजन सर, देखिए, दोनों के पास अपना अपना स्ट्रेंथ है इन लोगों का, और वो मैं कभी ये नहीं मानता हूं ये ऊपर है ये नीचे है, ये अप एंड डाउन वाला गेम नहीं है। लेकिन बात यह है कि बोथ आर इक्वल। यूएवीज के मामले में जो ड्रोन्स एंड यूएवीज के मामले में इजराइल थोड़ा सा सुपीरियर हैंड मुझे लगता है ईरान से है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे, इससे देखिए निर्दोष जो वहां के सिटीजन्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, वो मर रहे हैं। अप एंड डाउन वाला गेम तो चलता रहेगा ना। आपने जैसे बार बार पूछा है अमेरिका का रोल, ये डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड वाला गेम पॉलिसी ये लोग लेके चलते हैं, वो चलेगा नहीं ज्यादा दिन। वाईसीएस का मीटिंग में यही शांति वार्ता आएगा, कोई किसी के फेवर में आके लड़ाई नहीं छेड़ेगा, वो रशिया हो चाहे कोई वाईसी कंट्रीज हो। ये सब अपने अपने बातों के जरिए, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए, पॉलिटिकल चैनल के जरिए, यूनाइटेड नेशंस के जरिए कोशिश करेगा कि ये युद्ध विराम हो और आपस में एक डिप्लोमेटिक वार्तालाप फिर चालू हो। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं। सतीश जी के पास चलना है। सतीश जी, ये जो रंजन सर ने कहा कि अपर हैंड है, लेकिन अपर हैंड दिखता नहीं है इतना। आप देखिए, ईरान ने भी जो पलटवार किया, जो आयरन डोम सिस्टम था वो परफेक्टली ओके नहीं था। जितनी तारीफ थी उतना शायद वहां काम नहीं किया, जो विशेषज्ञ कहते हैं। दूसरा, उम्मीद नहीं थी कि ईरान का पलटवार इतना बड़ा होगा। ऐसा है, जो इजराइल का एडवांटेज है बहुत क्लियरली, क्योंकि ईरान में ऑन द ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। आपके जो ईरान के कमांडर्स को इस्लामिक गार्ड्स को मारा, उनको मारा, शो उनका ऑन द ग्राउंड प्लस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया, तो उनकी ऑन द ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। और बड़ा है, इन लोगों ने एक्चुअली वहां पे अपने ड्रोन्स भी भेजे थे, वहीं से यूज किए थे, ईरान में बेस्ड ड्रोन्स थे उनके। प्लस उनका एडवांटेज ये कि अमेरिका का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सैटेलाइट नेटवर्क है, इमेजिंग नेटवर्क है, वो उनको आई प्रिज्यूम कि वो भी उनको अवेलेबल है, वो सब उनको अवेलेबल है। ईरान के पास वो क्षमताएं नहीं थी जो इजराइल को है, प्लस जो अमेरिकन सपोर्ट भी था इजराइल, और फर्स्ट वो का था उनका, वो एडवांटेज बड़ा क्लियर है। तो ये लड़ाई बिल्कुल युद्ध का जो तरीका है वो बदल गया है। आप जो सामने देखा भी 4 घंटे भारत पाकिस्तान के बीच में था, और अब जो आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की बिल्कुल बदलाव आ गया है। ऑन द ग्राउंड रूप से बहुत बाद में जरूरत पड़ेगी, जो कुछ होगा सब हवाई तंत्रों से होगा, और इसमें इजराइल को क्लियरली एडवांटेजेस हैं।
दूसरा ये कि ईरान की टेक्नोलॉजी जो है उनका F-14 बहुत पुराने एयरक्राफ्ट है, नए लेटेस्ट एयरक्राफ्ट उनके पास हुई जो आज इजराइल के पास है, और वो गेम चेंजर बन जाते हैं युद्ध के अंदर, जैसा हम देख रहे हैं। ईरान की अपनी क्षमताएं हैं, और आप जैसा आपने बताया पलटवार की, और एक बार नहीं कई बार किए हैं, आज भी किया है। वो क्षमताएं बरकरार है, लेकिन शायद इतनी अच्छी नहीं है जो इजराइल के पास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक तीसरी खबर आपको बताते हैं। अब आपको बताएंगे कि ट्रंप का मिशन नोबेल क्या है। जी हां, क्या नोबेल पुरस्कार चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? उन्होंने युद्ध रोके, उन्होंने तनाव कम किए, उन्होंने खुद को शांति का सुपर हीरो बताया, कहा, लेकिन फिर भी नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार। और अब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दिल का दर्द निकाल दिया है। एक पोस्ट में 6 बार नोबेल का नाम लिया और पूछा, आखिर मुझे क्यों नहीं मिला। उन्होंने गिनाए अपने शांति मिशन, भारत पाकिस्तान सीजफायर, रवांडा कांगो, सीरिया, कोसोवो, मिडिल ईस्ट तक कि इजराइल और रूस यूक्रेन तक। ट्रंप का यह दावा है कि दुनिया के हर कोने में मैंने अमन फैलाया है, पर नोबेल वालों को शायद नहीं दिखता है, यह शायद मानना नहीं है। ट्रंप ने भारत पाक के सीजफायर में भी अहम भूमिका निभाई, ऐसा ट्रंप का कहना है, भारत का नहीं। लेकिन भारत ने दो टूक कहा था, यह फैसला आपसी सहमति से हुआ है, किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी। यह पहली बार नहीं है, राष्ट्रपति रहते हुए भी ट्रंप कई बार नोबेल की तलब जाहिर कर चुके हैं। लेकिन नोबेल कमेटी ने हमेशा कहा है, हम पुरस्कार राजनीति नहीं करते, प्रमाण और प्रक्रिया से देते हैं। तो सवाल अब यह है, क्या ट्रंप वाकई शांति दूत है या फिर नोबेल को लेकर यह सियासी शोर है? एक बार सुनिए बाइट। You could say, well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. दुखी थे डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे हैं मुझे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है। अब आपको बताते हैं नोबेल पुरस्कार कैसे मिलता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। यह अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर आधारित है। हर साल दिया जाता है अद्भुत योगदान के लिए। शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा सहित और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। अब आपको बता रहे हैं कि ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, और 5-6 चीज गिना रहे हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, उसको गिना रहे हैं। और मुझे लगता है कि, और कई विशेषज्ञ ऐसे करते हैं कि आखिरकार अगर समझौता हुआ तो इसीलिए ट्रंप बढ़ा रहे हैं कि समझौता बिना उनके ना हो ईरान और इजराइल के बीच में, इसीलिए वो रुके हुए हैं और इसीलिए वो कामना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से लोग आए और मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करें। एक बार फिर से अपने गेस्ट पर चलते हैं। सतीश सर, नोबेल पुरस्कार चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और गिना रहे हैं कि साहब इतने काम, इतने सीजफायर मैंने किया है, तो नोबेल पुरस्कार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, नोबेल कमेटी डिसाइड करती है, उस पर है ना। अभी तो नोबेल पुरस्कार जो इस साल का है, लास्ट ईयर तक का तो हो गया, तब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, अब बने हैं राष्ट्रपति। ये निर्णय अक्टूबर-नवंबर में होता है, नवंबर में होता है। तो ये तो नोबेल कमेटी के बीच में और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में खुद ही कह रहे नहीं मिलेगा मुझे, तो आगे हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और लेकिन बाकी मुल्क जो है शांति करें नहीं करें, वो किसी दूसरे को नोबेल प्राइज दिलाने की कोई ना करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जवाब दे सकते हैं कि आप नोबेल कमेटी जवाब देगी, और नोबेल कमेटी का प्रोसेस ये है कि क्या नॉमिनेशन है उनके, कैसे निर्णय हुआ, वो 50 साल तक नहीं बताते, ठीक है ना। ना तो आप, मैं तो रहूंगा नहीं, शायद रंजन जी बना रहे 50 साल बाद, इसी बात देखने के लिए उनका नाम था भी नहीं था कंसिडरेशन में, और उनको क्या नहीं मिला, यार मिल जाएगा तो क्या मिला। ठीक है, एक बार रंजन सर के पास चलते हैं। रंजन सर जी, ट्रंप क्यों चाहते हैं नोबेल? और देखिए, ऐसा है, इतनी आग भड़की है, अगर आप सही पूछिए तो सारी आग भड़का ही ट्रंप ने। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि यूक्रेन अगर वॉर में उतरा है तो वो
आप कहिए गिफ्टेड बाय अमेरिका ही था। एकदम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ग्रीडी बिजनेसमैन है और उनका जो है मेन उद्देश्य है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर सेल्फ नॉट, एंड सेल्फ इज बिफोर द कंट्री, कंट्री कम्स नेक्स्ट। हम लोग भारत, हमारा परंपरागत तरीके से जो सनातनी धर्म हम लोग मानते हैं और परंपरागत तरीके से जो चीज करते हैं कि हम लोग कोई चीज मांगते नहीं है और मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे जो मिले वो सही है। ये इसके टोटल ऑपोजिट है डोनाल्ड ट्रंप। ये कोई मांगता है ऐसे क्या? ओनली ए ग्रीडी बिजनेसमैन कैन ओनली डू इट। एंड वो अगर सोच रहा है कि डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड वाला पॉलिसी लेके चलेगा और पूरा दुनिया बेवकूफ है और नहीं तो वो अपना ट्रंप की ट्रंपाई दिखाएगा, वो दैट विल नॉट वर्क आउट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आता हूं रंजन सर के पास। रंजन सर, फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि युद्ध रुकने वाला है। ईरान ने भी साफ कर दिया कि जब तक आप आक्रमण नहीं रोकेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। एकदम। मुस्लिम देशों की बैठक भी होने जा रही है। अमेरिका, मुझे लगता है एक डबल गेम है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, वही जान सकते हैं। आने वाली जो दिन है वो लग नहीं रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है मिडिल ईस्ट में। एकदम स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। ये जो हम तो कुछ फॉलो करते हैं ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी के अच्छे लोगों को जो नॉलेज रखते हैं, और ये देखिए के बीच में हो। ठीक है, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, एक बार रंजन सर के पास चलते हैं, सतीश सर के पास चलते हैं। सतीश सर, ये जो स्थिति है कब तक बनी रहेगी? ठीक है, आते हैं आपके पास। एक बार पांचवी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुनीर क्या कर रहे हैं। दरअसल मुनीर ट्रंप के मुखबिर बन गए हैं। क्या ट्रंप का मुखबिर है मुनीर? मुनीर की व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। कश्मीर पर अमेरिका से समर्थन की उम्मीद जताई गई। जी हां, और यह सब कुछ हुआ कब? जब वॉशिंगटन में बुलाया गया मुनीर को, और मुनीर ने क्या सीक्रेट प्लान किया यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर की व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। मुनीर ने कहा कि साहब नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने क्रेडिट भी दिया कि जो युद्ध था वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही रुकवाया था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बदले में डील क्या हुई होगी, यह सोचने वाली बात है। क्या एयर बेस और एयर स्पेस दिया गया है? क्या कुछ न्यूक्लियर आउटफिट्स हैं जो बार बार विशेषज्ञ कहते हैं पाकिस्तान में, जिसको ऑपरेट इनडायरेक्टली अमेरिका करता है? क्या मुनीर मुखबिर बन गए और ईरान के बारे में जो जानकारी है वो अपने द्वारा अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं? ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, वापस अपने गेस्ट पैनल पर चलते हैं। सतीश सर, मुनीर ने ही कहा है कि साहब नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो डील क्या है? क्या एयर बेस, क्या एयर स्पेस, या फिर इंटेलिजेंस ईरान की मदद कर रहे हैं मुनीर ट्रंप की? देखिए, बड़ा क्लियर है इसमें तो, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान में बेसिस का और इंटेलिजेंस के लिए अगर ईरान पे कुछ करना है तो जरूरत पड़ेगी अमेरिका को, और इसीलिए मुनीर को बुलाया था वहां पे। जो भी उनको अपना ध्यान रहे मुनीर की गलत बात है, लेकिन सवाल ये कि इसलिए बुलाया गया था उनको, और खाना वाना खिलाया गया तो उन्हें बता दिया गया था क्या क्या करना पड़ेगा उनको। और अब पाकिस्तान एक तरह से फंस गए इस जाल में, क्योंकि वो ईरान से पहले मुस्लिम कंट्री होते हुए वो ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकते आसानी से। दूसरा, अगर वो करेंगे भी तो मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में ही आवाज उठेंगी, और जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो एक दूसरी प्रॉब्लम होगी। तीसरी, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम बढ़ सकती, और चौथा, जो अफगानिस्तान में भी काफी लोग हैं जो ईरान के इन्फ्लुएंस में है, जो शियाज हैं वहां पे, हजाराज हैं, वो सब ईरान के इन्फ्लुएंस में है। तो इतना आसान भी नहीं हो सकती पाकिस्तान के लिए ओपनली एंड ओवरटली अमेरिका की मदद कर। अमेरिका नहीं चाहता है
तो पाकिस्तान पूरा चाइना के गोद में चला गया। आज भी पाकिस्तान का करीब 80% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो चाइना से आया हुआ है। अमेरिका नहीं चाहता है कि पाकिस्तान कंप्लीटली चाइना के कैंप में चला जाए, वो भी अपने चैनल्स खुला रखना चाहते हैं पाकिस्तान से, और उसका जमीन को तवज्जो देने का कोई पॉलिटिकल कास्ट तो पाकिस्तान की हम कई बार देख चुके हैं, ना तो ज्यादा काउंट करती है सिस्टम में, ना ही इस तरह की सैगेसिटी और दूरदर्शिता है उन लोगों में कि वो आवाम को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो अमेरिका की आसान एक जनरल से डील करना और हरदम उनका ये रहा है पाकिस्तान में बनिस्पति डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से, और ये प्रॉब्लम पहले अमेरिका ने फेस की, तरीका ये था कि एक जनरल को वहां लगा दिया जाए या वो जो पावरफुल है उससे डील करें, वो अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार वापस जाऊंगा सतीश सर के पास। सतीश सर, क्लोजिंग कमेंट्स लेना है आपसे। भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज होगी तो एक क्या भारत को भी स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा या फिर भारत न्यूट्रल ही रहेगा? देखिए, हमें स्टैंड क्लियर करने का हमारे साथ ये मुद्दा वार्तालाप से सुलझेगा, लड़ाई से नहीं सुलझेगा। लड़ाई के बाद भी वार्तालाप तो कुछ भी करनी पड़ेगी, किस पॉइंट पर करें वो अलग बात है। और ज्यादा नुकसान हो जाए तब करें या पहले करें, मुद्दा खाली इतना है। जब समझौता या जो समाधान निकलेगा आके वार्तालाप से निकलेगा। मिलिटरीली तो समाधान नहीं है इस प्रॉब्लम का जो आज इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है। हम ये भारत की पोजीशन रही है। दूसरा देखिए, हमारे ईरान में बहुत स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सेंट्रल एशिया का रूट हमारा है, अफगानिस्तान का एक्सेस हमारा है, वो सब ईरान के थ्रू है। चाबार पोर्ट में हमने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वही अगेन सेंट्रल एशिया के रूट्स के लिए। और ऑयल के हमारे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि हमारे 85% ऑयल इंपोर्ट है आज हमारे जरूरत का, तो ऑयल प्राइसेस भी बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट आता है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है, इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, टेक्नोलॉजी के, डिफेंस के, बहुत इम्पोर्ट। एंड इजराइल हमारा हरदम सपोर्ट कर रहा है, बहुत मदद की हमारी जरूरत हुई है, चाहे कारगिल गाँव में देख लीजिए या अभी भी देख लीजिए। वो बहुत संबंध बहुत रिलायबल और बहुत मजबूत संबंध है। तो जब दो मित्र आपके या जिनसे आपके दोनों के बहुत अच्छे संबंध हो या आपकी स्टेट्स भी हो तो आपस में लड़े, तो ये स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। लेकिन जो हमारा अभी जो रास्ता रहा है वो मेरे हिसाब से ठीक रहा है। बिल्कुल ठीक है, आ रहा हूं। रंजन सर, एक और सवाल, क्या ट्रंप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, डबल गेम खेल रहे हैं, या फिर डिसाइड है उसी तरफ धीरे धीरे ले चल रहे हैं? ये देखिए, पहले तो मैं इस मुद्दे पे आपने जो पूछा, एक बताया कि मुनीर को लास्ट वेडनेसडे व्हाइट हाउस में जो बुलाया गया लंच के लिए, एक सीक्रेट मीटिंग हुई, उसका दो सिग्नल ट्रंप दे रहा है। एक सिग्नल ये दे रहा है कि भैया तुमको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तुम हमको ईरान के मामले में फुल सपोर्ट दो। हालांकि मेरा पर्सनल टेक इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए, पाकिस्तान बेसिकली एक सुन्नी इस्लामिक कंट्री है, जहां की जबकि ईरान इज कंप्लीट शिया, तो ये आपस में इन लोगों का पटता नहीं है ज्यादा, तो उसमें ट्रंप का बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, एक्सेप्टिंग। दूसरा उसका जो सिग्नल ये है कि इंडिया को थोड़ा सा, जो हमारा पहलगांव का इशू था, उस जख्म पे थोड़ा सा नमक छिड़क दिया जरूर। तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल हमारे लिए नहीं है। बट मैं आई रिकलेक्ट व्हाट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 दिसंबर 1950 में इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, और पंडित नेहरू उस टाइम पे हमारे पीएम, फर्स्ट पीएम, उनको आगे बढ़ाया, और हमको उसी हिसाब से एक गुट निरपेक्ष रहना चाहिए। और हमको दोनों, जैसे सर सतीश जी कह रहे हैं, ये इन दोनों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है। तो वह एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के तहत हम दोनों से वार्तालाप करना चाहिए, ये चांस दूसरे को नहीं देना चाहिए। अभी हमको लगता है कि हमारा जो विदेश तंत्र है, जो मिनिस्ट्री है, वो एग्रेसिवली इस चीज को फॉलो करें कि भाई ईरान को भी और इजराइल को भी, दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों को टेबल में बैठा के इसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।
आपने अपना कीमती वक्त निकाला और न्यूज इंडिया से जुड़े। कोशिश हमारी ये थी 5 खबरें आपको दिखाएं, उसका विश्लेषण दिखाएं। फिलहाल ट्रंप ने साफ नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो टारगेट अपना साफ रखा है उन्होंने। उनका टारगेट नोबेल पुरस्कार है। युद्ध होता है तो हो, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज इंडिया।